नमस्कार दोस्तों, आ गए एक और नया वीडियो लेकर के हमारे इस चैनल पे। एक्चुअली क्या हो रहा था ना कि बहुत लोग मुझसे ना कमेंट में क्वेश्चंस पूछते थे और एक ही तरह के क्वेश्चन जो है वो मैंने देखा कि बार बार पूछ रहे हैं बच्चे। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक वीडियो बना लिया जाए, क्योंकि जो कॉमन क्वेश्चंस है और जो बार बार एक ही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनका एक वीडियो बना करके रिलीज किया जाए, ताकि जो लोगों के अंदर डाउट है ना वो कम हो जाए। तो इसके लिए मैंने पोस्ट किया, ट्विटर पे डाला, फेसबुक पे डाला, और कई लोगों ने मुझे जो पहले मेल कर रहे थे, व्हाट्सअप कर रहे थे, कई तरीके के क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है। तो मैंने क्वेश्चंस की लिस्ट बनाएंगे जो ज्यादातर लोग मेरे से पूछ रहे थे, और आज की इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस का आंसर्स देंगे और बिल्कुल सिंपल आंसर देंगे, ताकि जो यंग लोग हैं या जो लोग एडमिशन ले चुके हैं ऑलरेडी मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कोर्सेस में, उनको भी ये हेल्प करेगा। तो क्वेश्चंस कई तरीके के हैं, अलग अलग टाइप के हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन एंड आंसर्स का। अजय पूछते हैं, मर्चेंट नेवी क्या होता है, आर्मी से अलग कैसे है? देखो, मैं देख रहा हूं कि ना लोगों को एक चीज बड़ा कंफ्यूजन है, मर्चेंट नेवी को डिफेंस फोर्सेस के कंपेयर करते हैं तो देखो दोस्तों, मर्चेंट नेवी और डिफेंस फोर्सेस बिल्कुल अलग है। ठीक है, मर्चेंट नेवी जो है वो एक प्राइवेट जॉब है, वहां पर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए जाते हो। डिफेंस फोर्सेस अलग होती है। डिफेंस फोर्सेस में चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स ले लो, वो फोर्सेस अलग होती हैं। मर्चेंट नेवी का डिफेंस फोर्स से कंपेयर करना ये बिल्कुल इस तरीके की बात हो गई कि भाई इंडिगो एयरलाइंस को एयरफोर्स से कंपेयर करना, ये बिल्कुल उस तरीके का लेवल का क्वेश्चन नहीं है। मर्चेंट नेवी का कोई लेना देना नहीं है डिफेंस से। मैंने किसी का वीडियो देख रहा था, वो बता रहे थे कि विच इज बेटर, इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी। देखो, इस तरीके के लोग जो वीडियोस बनाते हैं ना, इनको ये ही नहीं समझ में आ रही है बात कि डिफेंस फोर्सेस में लोग सिर्फ पैसे के लिए नहीं जाते। चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, वहां पे जाने का एक अलग मोटिव, एक अलग माइंडसेट होता है। और उस माइंडसेट को इस तरीके की घटिया वीडियोस बना करके डिफेम नहीं करना चाहिए। ठीक है, दोनों अलग कैरियर है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे के साथ। अगर आपको देश सेवा करनी है, देश से प्यार है, देश के साथ लड़ने मरने का जुनून है, तो आप डेफिनेटली किसी भी डिफेंस फोर्सेस में जाइए। लेकिन मर्चेंट नेवी वो नहीं है। मर्चेंट नेवी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जहां आप सिर्फ पैसे कमाने और एक अच्छी फैमिली सेटअप के लिए जाते हो। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, कौन से सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं स्कूल में अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना हो? देखो, मैं ऑफिसर्स की बात करूंगा, मैं क्रू की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो एज एन ऑफिसर ही ज्वाइन करो। ठीक है, क्रू वो फिलिपिनो को, पाकिस्तानी, बांग्लादेशियों को करने दो। एज एन इंडियन यू शुड ज्वाइन एज एन ऑफिसर ओनली। तो अगर आप एज एन ऑफिसर ज्वाइन करते हो तो आपको पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बेसिकली आपको साइंस लेना कंपलसरी है। आपका साइंस में 12th होनी चाहिए, उसके बाद भी आप कोर्स कर सकते हो। अगर आप एक मरीन इंजीनियर बनना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको साइंस चाहिए ही चाहिए। और इवन अगर आप एक नॉटिकल साइंस करके डेक ऑफिसर बनना चाहते हो तो भी डेफिनेटली आपको विद साइंस 12th करना है। 10th के बाद जा सकते हैं या 12th के बाद ही ऑप्शन है? देखो बच्चों, हमारे देश में ना अब ये 10th के बाद वाला सिस्टम खत्म हो चुका है। एक समय था जब 10th के बाद एसएससी मैट्रिक लेवल होता था। अब 10th के बाद कुछ नहीं होता, चपरासी तक की नौकरी भी 10th के बाद नहीं मिलती। तो कुछ भी करना है तो 12th के बाद ही होने वाला है। ठीक है ना, 12th में अगर आप साइंस लेकर के पास होते हो तो मर्चेंट नेवी में आप जा सकते हो। अदरवाइज आप सोचते हो मैं सिर्फ 10th करके कुछ कर लूंगा, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्या स्विमिंग आनी चाहिए? अगर नहीं आती तो रिजेक्ट कर देंगे क्या? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या नाम है? नरेश। नरेश पूछ रहे हैं क्या स्विमिंग आनी चाहिए क्या? देखो, मर्चेंट नेवी में ना आप शिप में काम करते हो, आप पानी के अंदर कुछ नहीं करते। और शिप जो है वो अगर आप कंपेयर करो तो एक किसी बड़े कॉलोनी के जैसा ही होता है। यहाँ पे स्विमिंग का कोई खास मतलब है नहीं। और
मेरे टाइम पे जब मैंने मरीन इंजीनियरिंग किया था, स्विमिंग का वहाँ कोई रिलेशनशिप नहीं था, आज भी नहीं है। स्विमिंग आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं भी आती तो कोई ऐसा आपका रिजेक्शन नहीं होने वाला। स्विमिंग इज नॉट मैंडेटरी, और स्विमिंग अगर आती भी होगी तब भी अगर आपको कभी इमरजेंसी में समुद्र में या पानी में जाना पड़ा तो आपको लाइफ जैकेट पहन के ही जाना है, ठीक है। होप वो दिन ना आए। मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चेक होता है? कलर ब्लाइंड होने पर क्या करें? ये कौन पूछ रहा है? ये दीप्ति पूछ रही है। ओ ठीक है, तो दीप्ति देखो ऐसा है, कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट अलाउड इन मर्चेंट नेवी। कोई भी साइट पे, डेक और इंजन साइट पे अलाउड नहीं है। अगर आप इंट्री लेवल पर आपको स्पेक्ट्स लगे हैं, चश्मे लगे हैं, तो आप डेक साइट पे नहीं जा सकते। इंजन साइट आप जा सकते हो, लेकिन उसमें भी कुछ रेंज है। एग्जैक्टली कितना पावर है, आई थिंक 2.5 का पावर है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप एक बार ऑनलाइन चेक कर लेना। मेडिकल टेस्ट का अगर मैं आपको बेसिक कुछ बताऊं तो आप ये समझिए कि किसी प्रकार की डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, डिसेबिलिटीज अलाउड नहीं है। आपके ब्लड टेस्ट लिए जाएंगे, आपका विजन जो है वो अप टू द मार्क होना चाहिए, आपकी अल्ट्रासाउंड किया जाएगा पेट का, किडनी स्टोन या किसी प्रकार की ऐसी चीज जो आपको शिप में जाने पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है वो नहीं होनी चाहिए। अगर है तो वो आपको ठीक करके फिर मेडिकल टेस्ट कराना है। ईयर, जो कान है वो आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। आपका जैसे पहले बताया कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। बीएमआई का बहुत अभी इशू चल रहा है, बॉडी वेट आपका बीएमआई 30 के नीचे ही होना चाहिए, 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ये है कि आप किसी प्रकार के डिसेबिलिटी नहीं है, आपका एक जनरल हेल्थ अच्छी है। लीवर पे इंफेक्शन नहीं होना चाहिए। फैटी लीवर आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, फैटी लीवर भी ग्रेड 1 तक अलाउ कर दे रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। आपका शुगर, ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं, अगर डायबिटिक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायबिटिक है तो आपका ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। बाकी अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, आईएलओ मेडिकल गाइडलाइंस है जिसमें मर्चेंट नेवी सीफेरर्स के डिटेल मेडिकल गाइडलाइंस के बारे में बताया गया है। डेक साइड और इंजन साइड में डिफरेंस क्या होता है? किस में स्कोप ज्यादा है? ये पूछ रहे हैं आशीष कुमार। तो देखो आशीष, डेक साइड और इंजन साइड में डिफरेंस तो नाम से ही पता चल रहा है। इंजीनियर जो है वो इंजन रूम में काम करते हैं, इसलिए उन्हें इंजन साइड कहा जाता है। बेसिकली उनके ऊपर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, टेक्निकल डिपार्टमेंट की। और डेक साइड जो कि डेक में ज्यादातर नेविगेशन का काम करते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है कि स्कोप किस में ज्यादा है। देखो, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना चूज कर सकते हो, लेकिन स्कोप किस में ज्यादा है? अगर मैं फ्रैंकली आपको बोलूं तो देखो, इंजन साइड में स्कोप ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आप देखो वेव्स ऑफ वेव में डीएनएस कोर्स चल रहे हैं, और हर बच्चा जो है आज की डेट में डीएनएस करना चाहता है, क्योंकि वहां बहुत जल्दी हो जाता है। 1 साल का 1.5 साल का कोर्स है, इजिली जो है आप ज्वाइन कर लेते हो। लेकिन आज भी इंजीनियरिंग बहुत कम करना चाहते हैं, और इंजीनियरिंग करने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो पहले 2 साल में ये प्रोफेशन छोड़ देते हैं। तो वहां पर एक वैक्यूम हमेशा के लिए क्रिएट रहता है। तो अगर आप स्कोप की बात कर रहे हो कि आगे चल के मैं जब 4th इंजीनियर, 3rd इंजीनियर या 2nd इंजीनियर बनूंगा तो कहाँ मुझे जॉब बहुत इजीली मिल जाएगी, जहां पे मुझे वेटिंग नहीं करना पड़ेगा, कहां पे मुझे प्रमोशंस बहुत जल्दी मिल जाएंगे, तो ऐसी अगर आप सोच रहे हो तो वो इंजन साइड ही है। मैं अपना बता दूं, मैंने एग्जाम निकालते साथ ही मुझे प्रमोशंस मिले हैं। भले आप उसके लिए कंपनी भी चेंज करनी पड़े, इट डजंट मैटर, बट डेक ऑफिसर्स को प्रमोशन इतनी इजीली नहीं मिलते। मैंने कई ऐसे डेक ऑफिसर्स देखे हैं जिन्होंने चीफ ऑफिसर का एग्जाम निकाला है, चीफ मिड का, और 5-5, 6-6 कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं है। और मैं ये बात किसी टैंकर वेसल्स की नहीं कर रहा हूँ, किसी डेंजरस कार्गो वेसल्स की नहीं कर रहा हूँ, ड्राई वेसल्स की बात कर रहा हूँ। और मैंने शायद ही कोई देखा है जो 2 कॉन्ट्रैक्ट से भी ज्यादा किया हो आफ्टर क्लियरिंग एग्जाम, जिसको प्रमोशन नहीं मिला हो इंजन साइड पे।
तो डेक साइड पे प्रमोशंस का भी प्रॉब्लम है, और खास करके मास्टर का जो प्रमोशन है, जिसको हम लोग यूजुअल भाषा में कैप्टन कहते हैं, वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। मैंने अभी रिसेंटली मेरे लास्ट टू लास्ट शिप में जो चीफ ऑफिसर था, ही क्लियर 3 years ago, उसके ऑलमोस्ट उसने 5 जहाज 6 जहाज कर लिए थे एज ए चीफ ऑफिसर। आफ्टर क्लियरिंग एग्जाम उसको प्रमोशंस नहीं मिले। इंजीनियर्स में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, सीधी सी बात है, वैक्यूम ज्यादा है और लोग इतने अवेलेबिलिटी नहीं है, और भी बहुत सारे रीजन है। इस यहाँ पे मैं आपको यही बता सकता हूँ, अगर स्कोप की बात कर रहे हो तो इंजन साइड पे ज्यादा स्कोप है, बाकी आपकी मर्जी। सर मम्मी क्या सर मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता हूं लेकिन मम्मी अलाउ नहीं कर रही। ये कौन है? जाहिद खान। हाँ, ओके। तो बेटा ऐसा है जाहिद भाई, मम्मी इसलिए नहीं अलाउ कर रही क्योंकि मम्मी तुमको जानती है। मम्मी को पता है कि तुम शिप में जाओगे तो तुम क्या कांड करोगे। मम्मी तुमको पहचानती है, इसलिए तुम्हें मम्मी अलाउ नहीं कर रही। तो तुम्हारे लिए यही बोलूंगा कि जाहिद, मम्मी को कन्विंस करने का एक ही तरीका है कि तुम थोड़ा ना सही से चलो। हमारी मम्मी ने तो हमें मना नहीं किया था क्योंकि हमारी मम्मी हमें जानती थी। तुम अपनी आदतें सुधारो, अपनी मम्मी की बात मानो, मम्मी अलाउ कर देगी, ठीक है। बाकी मैं और कुछ बोलूंगा नहीं, ठीक है। मम्मी अलाउ नहीं कर रही, ओके। ये क्या है? हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है अभी जो मैं बोल रहा हूं, ये भी मेरे को बहुत लोगों ने पूछा। सर शिप में अल्कोहल और ब्रैकेट डाल के लिखा है दारू और सिगरेट का क्या सीन होता है? मैंने सुना है कि मर्चेंट नेवी में दारू बहुत मिलती है। अच्छा, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, और जवाब भी इसका बड़ा गुड मिलेगा। मैं आपको एक सीधी सीधी बात बता दूं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मर्चेंट नेवी में आज की डेट में 99% कंपनियां जो अच्छी कंपनियां हैं वहां पे 0% अल्कोहल पॉलिसी है। 0% मतलब अल्कोहल अलाउड ही नहीं है ऑन बोर्ड। शिप में आप अल्कोहल ना कैरी कर सकते हो, पीने की तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। और कुछ कंपनियां जहां पे अलाउड है, ठीक है, वहां पर भी सिर्फ बियर अलाउड है, और अगर अलाउड भी है तो उसमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि ये नहीं कि अलाउड है तो आप अपने ड्यूटी पे दारू पी करके बियर पी के चले गए। वहां पे भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि वॉच में जाने के पहले, ड्यूटी में जाने के पहले आपको 4 घंटे तक आपके ब्लड पे बिल्कुल अल्कोहल नहीं होना चाहिए। और इसके लिए शिप में डिवाइसेस होते हैं, अल्कोहल मीटर्स होते हैं। कई बार पोर्ट में कंपनी के और थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर्स आते हैं जो कि आपके बॉडी पे ब्लड सैंपल्स लेकर के जाएंगे, यूरिन सैंपल्स लेकर के जाएंगे और टेस्ट करेंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? बहुत सीरियस मैटर है। इसका रीजन बहुत अलग है क्योंकि बहुत एक्सीडेंट्स हुए थे, तो कई कंपनियों ने अपने इंश्योरेंस रिलेटेड मैटर को कम करने के लिए अपनी 0% अल्कोहल पॉलिसी अपना लिया है। टैंकर्स और डेंजरस कार्गो वेसल्स पे तो बहुत साल पहले से 0% चल रही है। मैं तो ये उन वेसल्स की बात कर रहा हूं जो कि ड्राई फ्लीट है, जैसे कंटेनर, बल्क कैरियर्स। टैंकर और अपने गैस कैरियर्स वगैरह में तो बहुत सालों से ही 0% अल्कोहल चल रही है। समझ रहे हो ना? नहीं होती शराब लगभग ना के बराबर। कुछ कंपनियां ही आज की डेट में बची है जिसमें अल्कोहल अलाउ है, और अल्कोहल में भी ज्यादातर कंपनियां सिर्फ बियर अलाउ करती है, और बियर भी आपको सिर्फ अपने ऑफ टाइम पे, वो भी दिन में 1 कैन से ज्यादा अलाउ नहीं होती। ड्यूटी पे जाने के पहले कोई अल्कोहल आपके बॉडी पे नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली मर्चेंट नेवी शराब पीने वालों के लिए एक बहुत ही नॉन फेवरेबल प्रोफेशन है। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ खुरापाती चल रही है कि मैं शिप में जाऊंगा, मुझे दारू मिलेगी, शराब मिलेगी, तो कुछ नहीं मिलने वाला, और मिलेगा भी तो बहुत बहुत लिमिटेड, बहुत हार्ड रूल्स हैं। अपने दिमाग से ये सब चीजें निकाल दो। दूसरा पार्ट था सिगरेट का। आपने अगर किसी भी शिप का फोटो देखा होगा तो अक्सर एकोमोडेशन के बाहर आपको लिखा होगा, देखा होगा, नो स्मोकिंग। स्मोकिंग के लिए भी बहुत हार्ड रूल्स है, आप सब जगह स्मोक नहीं कर सकते।
केवल एकोमोडेशन के अंदर में कुछ डेसिग्नेटेड जोन्स होते हैं, कुछ एक स्मोकिंग रूम होगा, कुछ एक जगह होंगी जहां पर आप स्मोक कर सकते हो। इवन कैबिन तक में आपके स्मोकिंग अलाउड नहीं होता। तो स्मोक करने वालों के लिए भी बहुत फेवरेबल जगह नहीं है शिप। और एक और चीज है कि सिगरेट को कैरी करना भी हर कंट्री पे लेकर के जाना, उसमें भी बहुत हार्ड रूल्स है कस्टम से रिलेटेड। आप इंडिया से सिगरेट के पैकेट भर करके नहीं ट्रेवल कर सकते। हर कंट्री में सिगरेट के कैरी करने के लिए भी रूल्स है, एक अमाउंट है जिससे ज्यादा आप कैरी नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि मर्चेंट नेवी में, शिप में सिगरेट और शराब पीने वालों के लिए बहुत ही खराब टाइम है। तो सोच के ज्वाइन करो अगर आप यू आर ए वेरी हैवी स्मोकर और अल्कोहलिक पर्सन। अल्कोहलिक पर्सन हो गए तो वैसे ही नहीं ज्वाइन कर पाओगे, क्योंकि आपकी लीवर ही बता देगा, मेडिकल में ही फेल हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों ने पूछा है। स्पॉन्सरशिप का क्या सीन है, डायरेक्ट एडमिशन लेना सेफ है क्या? देखो यार, हमारे टाइम में तो ये स्पॉन्सरशिप वगैरह था नहीं, और अगर स्पॉन्सरशिप मिलती है तो डेफिनेटली अच्छा है। अगर आपको मिल रही है तो अच्छी बात है कि आप कोर्स के बाद आपको नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, स्पॉन्सरशिप इज मच बेटर, ट्राई टू गेट स्पॉन्सरशिप। ठीक है। अगेन एक क्वेश्चन है जो बार बार बहुत लोग पूछ रहे हैं, मेरा प्लेसमेंट होने वाला है, मे बी शायद ही इज इन सम कॉलेज, कौन सी कंपनी ज्वाइन करूं? ठीक है, अभी देखो कौन सी कंपनी ज्वाइन करूं, सबसे पहले तो ये एक लग्जरी का क्वेश्चन है। ठीक है, आप उस लेवल पे सबसे पहले पहुंच जाओ कि आप ये डिसाइड कर सको कि ये कंपनी मेरे लिए सही है या नहीं। पहले तो यार तुम नौकरी जहां तुम्हें मिल रही है, जहां पे तुम प्लेसमेंट्स में अगर बैठ रहे हो, तो जो कंपनी तुमको नौकरी दे रही है, सबसे पहले तो ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। आपके पास वो लग्जरी है या नहीं कि जहां पर आप कंपनी को खुद अपने मर्जी से चूज कर सकते हो। अगर आपके पास वो लग्जरी पे आप पहुंच जाते हो तो फिर आप डिसाइड करो कि भाई कौन सी कंपनी में ज्वाइन करूं। तो देखो मेरे हिसाब से, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो ये बात कहना किसी भी इंसान के लिए, इवन विथ माय एक्सपीरियंस, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत कंपनियां हैं। अगर आप ओवरऑल दुनिया में बात करो तो शिपिंग की इतनी कंपनियां कि कई कंपनियां जो बहुत अच्छी हैं जिनके बारे में हम भी नहीं जानते हैं। तो कह पाना कि आप ये कंपनी ज्वाइन करो, ये ज्वाइन करो, मेरे लिए एटलीस्ट बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक अलर्ट जरूर दे सकता हूं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा यहां पे, बट जिस कंपनी पे हमने काम किया है या हम जिस कंपनियों पे किए हैं, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये बताऊं तो प्लीज थोड़ा सा अपना दिमाग यूज कर लेना। कंपनी ज्वाइन करने के पहले में पता कर लेना कि कंपनी कैसी है। कुछ अगर लोग वहां काम करते हैं, आजकल तो लिंक्डइन है, फेसबुक है, आप लोगों से बात कर सकते हो। बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्टेब्लिश तो एंग्लो लोगों के द्वारा की गई है, लेकिन वहां पे ईस्टर्न लोगों का टॉक्सिक वर्क कल्चर चलता है। ठीक है, तो अवॉइड दिस काइंड ऑफ कंपनीज। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत लोग पूछते हैं, सैलरी कितनी मिलती है शुरू में और प्रमोशंस कैसे होते हैं? मैंने पहले भी अपने पिछले वीडियोस में बताया कि आप देखो, सैलरी आप जब कोर्स करके जाओगे तब तो आप ट्रेनी जाते हो, तो उस सैलरी को आप प्लीज मत देखो। वो तो ट्रेनी एक स्टाइपेंड के जैसा होता है, वो हर कंपनी में डिपेंड अपॉन चेंज हो जाता है। आप ये देखो कि आप जब सीओसी निकालने के बाद, जब आप सीओसी का एग्जाम पास करके एज ए फुल फ्लेज ऑफिसर बन के जाओगे, तब कितनी सैलरी मिलती है। और एक और चीज, सैलरी भी कहना यहाँ पे गलत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, जो स्पेशली सैलरी को लेकर के बनाया था। सैलरी मर्चेंट नेवी पे नहीं होती, यहाँ पर एक कॉन्ट्रेक्चुअल वेजेस होते हैं। जब आप कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो 4 महीना 6 महीना, तो आपको एक अमाउंट पर मंथ मिलता है, इसको कॉन्ट्रेक्चुअल वेजेस बोलते हैं, वो है। क्योंकि आप जब 6 महीने करके घर पर आओगे तो आपको कोई तनख्वाह नहीं मिलने वाली। सैलरी वो होती है जो 12 महीने मिले। तो अगर कॉन्ट्रेक्चुअल वेजेस की मैं बात करूं तो इंजन साइड में जब आप फुल फ्लैश 4th इंजीनियर बन करके जाते हो, तो आज की डेट में 1 लाख से 1,30,000 के अराउंड वेरी कर रही है कंपनी टू कंपनी, और मोस्ट ऑफ द कंपनीज में यही रेंज चल रहा है। सिमिलरली फॉर 3rd ऑफिसर, और सिमिलरली आपको प्रमोशन जैसे मिलेंगे। प्रमोशन का देखो एकदम सिंपल सीन है,
एग्जाम्स निकालो और प्रमोशन लो। यहाँ पे वो वाला सरकारी वाला हिसाब नहीं है, वो 5 साल हो गया, मैं प्रमोशन की रेंज में आ गया, मेरा एक्सपीरियंस 10 साल हो गया, मुझे सेकंड प्रमोशन मिलेगा, कि मैं वो रेलवे में सेक्शन इंजीनियर 10 साल के बाद दूसरा प्रमोशन ले लेता है। यहाँ पे वो हिसाब नहीं है, यहाँ पे एग्जाम का है। आप एग्जाम निकालिए, अगर आप टाइमली एग्जाम निकाल लेते हो तो 33-35 में भी आप कैप्टन या चीफ इंजीनियर बन सकते, विच इज वेरी गुड एंड फेयर इनफ। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या लड़कियां भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकती हैं? सेफ है क्या उनके लिए? ठीक है, बिल्कुल ज्वाइन कर सकती है मर्चेंट नेवी, और ज्वाइन कर ही रही हैं, कर भी रही हैं। कई लड़कियां मर्चेंट नेवी में बहुत अच्छा कर रही हैं। आप देखोगे लिंक्डइन में कई फेसबुक पोस्ट में लड़कियां आपको मिलेंगी काम करते हुए। और रही बात सेफ की, तो बिल्कुल सेफ है, 100% सेफ है, और मैं कहूँगा कि वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोफेशन है फॉर गर्ल्स। और हमारी भारत सरकार भी कहीं ना कहीं इसको प्रमोट करती है। अभी का मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं कॉलेज में था तो हमारे टाइम पे हमारे कॉलेज में फीस नहीं लगती थी लड़कियों की। देयर वाज नो फीस फॉर गर्ल कैडेट्स। अभी का लेटेस्ट मुझे अपडेट नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगा, बट हमारे टाइम पे जो 4 लाख फीस थी पूरे कोर्स की, वो लड़कियों को नहीं थी, केवल मेस फीस देनी होती थी। तो कहीं ना कहीं सरकार प्रमोशन तो कर रही है कि लड़कियां आए, ज्वाइन करें, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। देयर इज नो इशू, यू कैन ज्वाइन। हाँ, ये क्वेश्चन मेरा भी फेवरेट है, और इस चीज को लेकर के मैं बहुत सीरियस भी हूं, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। शिप पे नेटवर्क मिलता है क्या, और घर वालों से कैसे कांटेक्ट होता है? शिप पे नेटवर्क नहीं मिलता। आपका ये जो फोन है ये नहीं चलता। जैसे ही आपका शिप स्टार्ट होगा, पोर्ट से निकलेगा, आपके सिग्नल विद इन थोड़ी देर में जैसे ही ओपन सी में पहुंचेगा चले जाते हैं। आपके इंडिया के सिम नहीं चलते अनटिल एंड अनलेस आपने इंटरनेशनल रोमिंग रिचार्ज किया हो। जैसे कि मेरे एयरटेल का सिम है, मैं इसमें इंटरनेशनल रोमिंग रिचार्ज करता हूं, बहुत महंगा होता है लेकिन मैं करके रखता हूं। अगर आपने इंटरनेशनल रोमिंग रिचार्ज किया है तो पोर्ट्स में आउटसाइड कंट्री इंडिया में आपको सिग्नल मिलेगा, ओटीपीज आ जाएंगे, आपके इमरजेंसी में व्हाट्सएप कॉल हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके का इंटरनेट हमारे यहाँ चल रहा है वो इंटरनेट वो नहीं चलेगा। हाँ, आपके पास ये ऑप्शन हो सकता है कि आप किसी कंट्री में अगर आपके शिप पोर्ट में, तो आप वहां का सिम ले सकते हो। कई वेंडर्स आ जाते हैं जो आपको सिम देते हैं, आप ले सकते हो, तो वो आपकी कन्वीनियंसी होती है। लेकिन मैं फ्रैंकली बता दूं, जब शिप सेल होता है तो मोबाइल नहीं चलता, क्योंकि सीधी सी बात है, आप कहीं किसी पहाड़ में चले जाओ तो सिग्नल नहीं आता, तो ये तो बीच समुद्र की बात है। लेकिन ऑल्टरनेटिव उसका क्या है? ऑल्टरनेटिव होता है कि आजकल कंपनियां सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करती है। लेकिन अगेन फिर से मेरी बात ध्यान से सुनो, सैटेलाइट इंटरनेट बहुत लिमिटेड होता है। ठीक है, महीने का हो सकता है 2 GB मिले, किसी कंपनी में हो सकता है 3 GB मिले, कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो 5 GB दे देगी, लेकिन लिमिटेड है। बहुत सारी कंपनियों ने टाइम लगा रखा है कि पर डे 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, तो ये अलग अलग कंपनी में अलग अलग है। लेकिन जो हम अपने घर में बैठ के स्क्रॉल करते हैं, वाईफाई में अनलिमिटेड वीडियोस देते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, वो वाला वहां पर लग्जरी नहीं होती है। अनटिल एंड अनलेस कि आप हर पोर्ट में सिम ले लो, यूज कर लो, या कुछ कंपनियां हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में तो अभी तक नहीं है जो अनलिमिटेड और हाई स्पीड इंटरनेट देगी, वो नहीं है। जो 5G इंटरनेट आपके घर में ये इसमें आता है वो नहीं मिलता। अब रही बात घर वालों से कैसे कांटेक्ट करें, तो हमने तो बहुत खराब टाइम देखा है। मैं तो जब 2012 में था, उस समय तो सिम इंटरनेट तो था ही नहीं, आपको मेल डालना पड़ता था, और वो मेल जाता था वाया मास्टर के थ्रू, और वो वहां से जो है आपके जिसको भी आप भेज रहे हो वो डिलीवर होता था। फिर अगले दिन मेल का रिप्लाई आता था। फिर धीरे धीरे आई थिंक 2016-17 से फिर इंटरनेट आने शुरू हुए। तो अभी तो खैर जैसे मैंने आपको बताया, आपको इंटरनेट मिलेगा, लिमिटेड GB मिलेगा, बट आप व्हाट्सएप कॉल कर लोगे। व्हाट्सएप कॉल पे आप घर वालों से बात कर सकते हो। कनेक्टिविटी इश्यूज आएंगे, बहुत सारे ऐसी जगह हैं, स्पेशली जब आप साउथ अफ्रीका के नीचे क्रॉस करोगे, ब्राजील के पास साउथ अमेरिका में, जहां पे सैटेलाइट का सिग्नल उतना अच्छा नहीं रहता, वहां पे इश्यूज आते हैं। देखिए, मैं आपको ये चीजें ना इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये पता हो। शिप में जाने के बाद फिर आप ये ना आपको झटका ना लगे कि सर मैं कहां फंस गया, मैं तो इंटरनेट ही नहीं मिल रहा। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहो, इंटरनेट का इश्यूज है।
आज भी है, हो सकता है अगले 2-3 साल बाद नहीं हो, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाए, लेकिन टिल टुडे है, इंटरनेट का इशू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोर लिफ्ट मिलती है क्या, फॉरेन पोर्ट्स देखने का मौका मिलता है क्या? मैं कुछ ना झूठ नहीं बोलना चाहता यहाँ पे, हम जब जूनियर थे तब मौका काफी मिलता था, लेकिन अभी मैंने देख रहा हूं कि धीरे धीरे ना जो कार्गो लोडिंग और डिस्चार्जिंग की स्पीड बहुत फास्ट होती जा रही है, स्पेशली कंटेनर वेसल्स में, तो टाइम बहुत कम मिलता है। कुछ पोर्ट्स में तो सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी रुकता है, तो इट्स नॉट इजी कि आप बाहर जाकर के घूम फिर के आ जाओ। हाँ, लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है आपके शिप के टाइप पे। अगर बल्क कैरियर है वहां पे लोडिंग डिस्चार्जिंग स्लो होती है, अगर आपका शिप सेल्फ गियर्ड बल्क कैरियर है तो फिर और स्लो हो जाएगी। लोडिंग के टाइम जल्दी हो जाता है, ब्राजील में तो 1-1 लाख टन कार्गो शिप्स को वो लोग 18-20 घंटे में लोड कर देते हैं, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन हमारे टाइम जब मैं जूनियर था, से 10-15 साल पहले, तब टाइम मिलता था, हमने तो घुमा है। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, लेकिन फिर भी मिलेगा आपको, डेफिनेटली मिलेगा, स्पेशली ज्वाइनिंग के टाइम, साइन ऑफ के टाइम, बीच में कुछ ऐसे पोर्ट्स आ जाएंगे, ड्राई डॉक के टाइम आपको टाइम मिलेगा कि आप बाहर फॉरेन घूम सको। और बिलीव मी, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस है जहां पर आप नहीं घूम पाओगे, वो इस जगह पे आप घूम सकते हो। बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहां पे एज एन इंडियन आपको शायद, अगर आप दूसरे प्रोफेशन में हो तो कभी ना जाओ, जैसे चिली, पेरू, यहाँ पर भी इस प्रोफेशन में आपको जाने मिल सकता है, तो मिलेगा, बट बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिए, लेकिन मिलेगा। ये क्या क्वेश्चन है, अगर एक बार फेल हो गए या बैकलॉग लग गई तो कैरियर खत्म, मतलब ये क्या? अच्छा, ओके, ये कोई है, चलो इसका नाम मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये पूछ रहा है, शायद कॉलेज के रिगार्डिंग पूछ रहा है, मे बी ही इज डूइंग सम बीटेक मरीन। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर कॉलेज में बैकलॉग लग गई या सेमेस्टर में कोई फेल हो गए तो क्या मेरा कैरियर? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इसमें आप दिमाग से निकाल दो। मेरी खुद की 2 बैक लगी थी, एक बार सेमेस्टर में शायद 7th में और एक बार शायद 6th में, या मेरे को तो याद भी नहीं, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। ओनली थिंग दैट यू हैव टू पास योर फाइनल एग्जाम, आपको डिग्री जो भी है क्लियर करनी है। एक बार आप डिग्री क्लियर कर लिए देन यू आर एलिजिबल, और इसका इंटरव्यू पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता आपका। कंपनियों को इस चीज से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कितनी बैकलॉग लगी हुई है या ये। हाँ, आपको लेकिन पास होना है, आपको अच्छे नंबरों से पास होना है, आपका ओवरऑल जो CGPA ग्रेड होगा वो आपका अच्छा होना चाहिए, आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। अगर आपने ये सब चीजें अचीव कर ली है तो डेफिनेटली आपका एक अच्छा कंपनी में प्लेसमेंट हो जाएगा, और इससे डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। हो जाती है कई बार, हमसे गलतियां हो जाती है, कई बार होता है कि एग्ज़ाम में हम नहीं उतना अच्छा परफॉर्म कर पाते, कई बार कुछ कंडीशंस हो जाती हैं, क्योंकि आप जब एक बार कॉलेज में जाते हो तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो गई हो और आप एग्ज़ाम में नहीं लिख पाए अच्छा, तो वहाँ आपको बैक लग जाती है। बट ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, बहुत ज़्यादा इससे डिमोटिवेट नहीं होने का। टैक्स भरना पड़ता है क्या मर्चेंट नेवी में, और कौन सा कंट्री का लॉ लगता है? ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा है, सुवेश ने पूछा है। देखो, सबसे पहली बात तो मर्चेंट नेवी में टैक्स भरना पड़ जाएगा अगर आप 183 डे, एक फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट मार्च 31 तक, अगर आप 183 डेज तक इंडिया से बाहर नहीं हो, तो आपका NRI स्टेटस कंप्लीट नहीं है, तो आप जो कमाए हो उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो बेटर ये है कि आप 183 डेज फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करो, नहीं कर पाते हो तो फिर आप टैक्स लिएबिलिटी के अंदर आते हो। दूसरी बात पूछ रहे हैं कि मर्चेंट नेवी पे कौन सा लॉ लगता है। देखिए, अगर आप इंडिया से ज्वाइन किए हो तो ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, इसका इतना इजी आंसर नहीं है। आप किस रिगार्डिंग आप बात कर रहे हो ये मेरा जानना जरूरी है। अगर आप टैक्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हो तो डेफिनेटली लॉ तो इंडिया का ही लगेगा, क्योंकि आप इंडिया में रहते हो। लेकिन अगर आप किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हो तो उसमें फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इसका आंसर चेंज होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपका शिप। अगर आपका शिप सपोज पनामा फ्लैग्ड वेसल है, माने कि आपका शिप जो है, जिस शिप में आप ज्वाइन कर रहे हो वो पनामा फ्लैग्ड है,
तो अगर आप शिप में जा रहे हो तो वहां पे शिप में जो रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं वो पनामा के हिसाब से लगते हैं। और इसमें एक और चीज होती है, अगर आपका शिप भले पनामा फ्लैग हो लेकिन अगर वो जा रहा है यूएसए जा रहा है तो यूएसए के भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे जो उस शिप को गवर्न करेंगे। ये बहुत टिपिकल चीज है, इसको पढ़ने में ही हम लोगों को कम से कम आज की डेट में 10-15 साल लग गए हैं और हम भी यही पढ़ रहे हैं कि रूल रेगुलेशन कन्वेंशंस प्रोटोकॉल्स। तो ये इजी नहीं है, बस आप ये जान लीजिए कि अगर टैक्स रिगार्डिंग आपका इंडियन गवर्नमेंट के आप हिसाब से आओगे और अभी तक का रूल यही है 183 डेज करो, नहीं तो टैक्स भरना पड़ेगा। तो जो लोग कहते हैं ना टैक्स फ्री सैलरी का मैंने बहुत यूट्यूब में वीडियो देखा है। टैक्स फ्री सैलरी नहीं है, आप एनआरई स्टेटस कंप्लीट करोगे तब टैक्स फ्री है। क्या लाइफ बोरिंग हो जाती है शिप पे? डिप्रेशन और लोनलीनेस होती है क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो भाई ऐसा है, शुरू में तो लाइफ बोरिंग नहीं होगी क्योंकि आपका काम ही इतना ज्यादा रहेगा, आपको समझना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, घंटों काम करना पड़ेगा, तो वहीं आपका लाइफ बोरिंग नहीं होने वाला। ठीक है, शुरू में जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको लगेगा कि कहाँ आ गए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपका दिमाग लगा रहेगा। इतने घंटे काम करने पड़ेंगे कि आप जब अपने कैबिन में जाओगे तो चुपचाप सोओगे। हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे आप 2 महीना 3 महीना बीत गया, ठीक है, ये मैं जूनियर्स की बात कर रहा हूँ, सीनियर्स का तो हो सकता है कि जाते साथ ही क्योंकि वो फैमिलाइज बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन मैं एकदम जूनियर्स की बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे 2 महीना 3 महीना बीत गया, सब कुछ सेट हो गया, समझ में आने लगा काम, तब हो सकता है कि आपको बोरिंग और लोनलीनेस फील हो। वी आर लक्की क्योंकि हमारे टाइम पे ये इंटरनेट और ये सब चीजें उतनी ज्यादा थी नहीं। तो हम क्या करते थे, स्पेशली मैं क्या करता था जब मैं 4th इंजीनियर जूनियर था, थर्ड इंजीनियर के टाइम तक हम लोग क्या करते थे कि शिप में एक रिक्रिएशन रूम होता है, शाम को 5 बजे के बाद हम वहां पे फिल्में लगाते थे और बिलीव मी एक दिन में हम 3-3 फिल्में देखते थे। ठीक है, और सब लोग बैठ के देखते थे, मैं लगा के देखना शुरू करता था तो धीरे धीरे चीफ ऑफिसर, कैप्टन, चीफ इंजीनियर सब आते थे, तो मैं एक तरह से उसका इंचार्ज होता था। तो पूरा जो हमारा 5 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक हमारा टोटल मस्ती, वो सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं होता था, वो बात करते थे, चेस खेलते थे, कार्ड्स खेलते थे, तो हम उस तरीके से एंजॉय करते थे। लेकिन अभी जब से इंटरनेट आ गया है तब से लोग अपने कैबिन में रहते हैं, जैसे 5-6 बजे अपने रूम में पहुंचे, सब अपना लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, कोई गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, कोई बीवी से बात कर रहा है, कोई किसी और से बात कर रहा है, तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन बहुत कम हो गया आज के जमाने में। तो लोनलीनेस होती है, और दुख की बात यह है कि ये लोनलीनेस सीनियर लेवल पे और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, 4th इंजीनियर में भी आप 2-3 महीने काम करने के बाद तो आप समझ जाते हो, फिर आपका कुछ ऐसा एक्साइटमेंट रहता नहीं है वर्क को लेकर, तो फिर लोनलीनेस आती है। और स्पेशली अगर आपका पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो गई तब फिर वो डिप्रेशन, और क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते ना। अब मेरी लाइफ में अगर मैं घर में बैठे कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैं कुछ कर सकता हूँ, ट्रैवल कर सकता हूँ, किसी से मिलने जा सकता हूँ, वहां आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये एक समस्या है, इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाने वाला हूँ, डिप्रेशन लोनलीनेस ऑन शिप में। तो प्लीज इस चीज को माइंड में रखिए कि ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है आज के जमाने में, शिप में लोनलीनेस डिप्रेशन फील होता है लोगों को। ठीक है, भले लोग एक्सेप्ट ना करें, भले कुछ भी बात करें, लेकिन है, शिप का एनवायरनमेंट जो है वो आपको कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप इस चीज में फंस सकते हो। ठीक है, मैं इसमें एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा नेक्स्ट, तो होप उसमें आपको समझ में आएगा। बट ये एक कंसर्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है ये। चलिए लास्ट ये क्वेश्चन लेंगे, ये साहिल ने पूछा है, क्या ये कैरियर लॉन्ग टर्म के लिए सही है या बस पैसा कमाने का शॉर्ट टर्म ऑप्शन है? बिल्कुल सही है, ये कैरियर एक शॉर्ट टर्म का ही ऑप्शन, इसको आप कंसिडर कीजिए, क्योंकि आप एक बार चीफ इंजीनियर या कैप्टन बन जाएं तो आप खुद जो है श्योर जॉब, कोई ऑफिस जॉब ढूंढेंगे कि भाई कुछ भी हो जाए ऑफिस जॉब मिल जाए, क्योंकि बार बार शिप में जाना, वो सेम रोटेशन अगेन 5 महीना 6 महीना अगेन जाए, तो वो क्या होता है, पॉसिबल नहीं हो पाता। और धीरे धीरे रूल रेगुलेशन इतने टफ हो रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ना, जैसे आप 35 क्रॉस करोगे तब आपका ना लर्निंग एबिलिटी, लर्निंग का जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे कम होता है। फिर आपको लगता है यार पढ़ लिया ना, थोड़ा सा
स्टेगनेंट हो, लेकिन शिपिंग इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे रूल रेगुलेशन चढ़ते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, तो आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा। फिर एक समय आपको आएगा कि यार कुछ ऑफिस जॉब कर लेता हूँ, कुछ कंपनी में कहीं सेट हो जाता हूँ, बट ये थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूँ। तो यहाँ पे ये है कि आप इसको एज ए शॉर्ट टर्म ही मानो, शिप में जाना कि कुछ साल तक, जब तक चीफ इंजीनियर कैप्टन बन जाऊं, कुछ पैसे कमा लूं, उस पैसे को सेव कर लूं अपने फ्यूचर के लिए। उसके बाद हाँ, आप काम आपको मिलते रहेगा। अगर आप ऑफिस जॉब, शोर जॉब करते हो तो उसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हाँ, और दूसरी चीज एक और है कि आप लाइफ लॉन्ग इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि मेडिकल रिक्वायरमेंट बहुत हार्ड है। हो सकता है कि ये जाते जाते आपका मेडिकल फिटनेस उतना अच्छा ना हो, क्योंकि मर्चेंट नेवी में जब आप काम करते हो तो बहुत फिजिकल फिटनेस चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम है स्पेशली इंजीनियर्स के लिए, मेंटेनेंस से रिलेटेड, कि आपको ऊपर नीचे इधर उधर इंजन रूम में घूमना, इधर जाना उधर जाना बहुत हार्ड है। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप 60 साल तक ये काम कर सकते हो, तो वहां थोड़ा सा आपका लिमिटेशंस आती है। तो इसे एज ए शॉर्ट टर्म ही मानो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बाकी तो लोग तो बहुत तरह की बातें करते हैं। आपकी अपनी इच्छा है, अपना विवेक का इस्तेमाल कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मे बी अगर नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हम एक नया वीडियो बना लेंगे। टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ।